बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर टाइम। कैसे पता चले कि गिवन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को रेवेन्यू की रिकग्निशन में ओवर द टाइम लेकर चलूँ या पॉइंट इन टाइम। पॉइंट इन टाइम इजी है जज करना, ओवर द टाइम में कॉम्प्लेक्सिटी है। आए पैराग्राफ नंबर 35। एन एंटिटी ट्रांसफर्स कंट्रोल ऑफ अ गुड और सर्विस ओवर टाइम and therefore satisfy a performance obligation and recognizes revenue over if any of the following criteria is, अगर इन तीन में से कोई एक क्राइटेरिया मीट हो गया तो वो होगा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर द टाइम। पहला क्राइटेरिया, द कस्टमर साइमल्टेनियसली रिसीव्स एंड कंज्यूम्स द benefit provided by the entity's performance as the entity। मैं जैसे जैसे सर्विस दे रहा हूं कस्टमर वैसे वैसे उसे रिसीव कर रहा है और कंज्यूम यानी इस्तेमाल कर रहा है, रिटेन कर रहा है, जो भी कर रहा है। अगर ये कहानी है तो ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर द एग्जाम्पल रूटीन और रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब दोबारा, बार बार। रूटीन और रिकरिंग सर्विसेज सच एज क्लीनिंग सर्विस और सॉफ्टवेयर डीबगिंग। बग आ जाता है ना, प्रॉब्लम आ जाती है, डीबगिंग उसे रिमूव करना, और टीचिंग और ट्रेनिंग सर्विसेज। एग्जाम्पल भी दे दी और क्राइटेरिया भी बता दिया। जैसे जैसे एंटिटी परफॉर्म करे वैसे वैसे रेसिपिएंट उसे रिसीव करे, इस्तेमाल करे, तो हम कहेंगे ओवर द टाइम। एंटिटी की परफॉर्मेंस ने क्रिएट किया और एनहांस किया एन एसेट दैट द कस्टमर कंट्रोल। या तो नया एसेट बनाकर दिया, टेंजिबल भी हो सकते हैं और इनटेंजिबल भी, या पुराने एसेट की वैल्यू में एनहांसमेंट की। कौन से एसेट में? जो कस्टमर कंट्रोल करता है, एज द एसेट इज क्रिएटेड और एनहांस्ड। एग्जाम्पल, प्रोवाइडिंग इंटीरियर डिजाइनिंग एंड पेंटिंग सर्विसेज एट अ कस्टमर। क्या बिल्डिंग पहले से मौजूद है? भाई है। इंटीरियर डिजाइनर ने आकर उसकी आउटलुक चेंज कर दी, उसी घर की वैल्यू में इजाफा हो गया। ये एसेट पहले से हमारे पास था, उसकी वैल्यू में एनहांसमेंट हो गई, तो हम ये क्या कहेंगे? ओवर द टाइम। आगे पहले से मौजूद है, या फिर आप ऐसा काम ले रही हैं कि एसेट के साथ वो चीज भी मिल रही है, क्रिएट। मसलन आप कहती हैं सर पैसे ही बड़ा आ गया, अब मैं घर जो है वो बनाकर या खरीद कर फर्निश नहीं करूंगी, मैं तो मकान ही फर्निश लूंगी। तो जो बड़ी हाई सोसाइटीज है वो अब ये नहीं करते कि मकान बनाकर दे दें। आप उधर जाएं तो एसी भी लगे हुए होंगे, फर्नीचर भी होगा, सारे कर्टन्स भी डले हुए होंगे। आप कहेंगे ओहो मैं एसेट ले रही हूं, तो फिर कॉन्ट्रैक्टर ने बना के दिया, इंटीरियर डिजाइनर ने एनहांस किया। इसका मतलब एक एसेट अगर बगैर इस सर्विस के होता तो कोई और वैल्यू होती, इसके साथ आया तो और हो गया। इसलिए दो तरह के हाउस होती हैं, एक अनफर्निश्ड और एक फर्निश्ड। में जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो क्या है? ओवर द टाइम। आगे, एंटिटी की परफॉर्मेंस डज नॉट क्रिएट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटिटी की परफॉर्मेंस डज नॉट क्रिएट एन एसेट विद एन ऑल्टरनेटिव यूज टू द। मैंने मकान बनाया शेख बच्ची के लिए, शेख बच्ची ने कहा नहीं अंसारी साहब आपका लेवल ही हल्का है, आपका मकान हल्का है, मैं तो बड़ी पैसे वाली बच्ची हूं, मैंने ये तरह का मकान नहीं लेना। अब शेख बच्ची ने जो मकान बनवाया था ना, उसके कमरे बनवाए थे 4x6 के, हैं मुर्गी के डब्बे, ठीक है। अब मैंने कहा, ऐसे मेरे साथ हुआ,
मैं अपनी सोसाइटी में था, मुझे एक किसी के लिए घर चाहिए था, तो उस दोस्त ने कहा यार तू देखते, मैं चला गया, मैं घर में एंटर हुआ तो बहुत बड़ा लॉन, उसके बाद उसने एक ने छोटी सी कॉरिडोर बनाई और बिल्कुल यूं टर्न करते हुए ना, जैसे ये तोप नहीं होती फौजियों की, वैसा उसका नक्शा। यार मैंने कहा ये तूने क्या बनाया यार, वो तो नहीं था, चौकीदारी था यार। उसके बाद तकरीबन कोई 3 साढ़े 3 साल हो गए हैं मैं, क्योंकि उसी सोसाइटी में हूँ, वो मकान किसी ने लिया नहीं। वो किसी ने ऑर्डर किया होगा मुझे ऐसे बना के दे दे, उसने उसके नक्शे पे बना दिया, बाद में वो बंदा भाग गया। अब वो एसेट उस एंटिटी के किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो स्पेसिफिकेशन ही नहीं मीट हो रही। देखो, an asset with an alternative use नहीं है to the, and the entity has an enforceable right to payment for performance completed today। याद देखिएगा, जब कस्टमाइज चीज होती है ना, तो इसका कोई ऑल्टरनेटिव यूजर नहीं होता। इसलिए जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, इनका अगर आपका कस्टमर बाय ना करे तो वो यूजलेस होते हैं, फिर वो सिर्फ स्क्रैप होती है। कैसे? एक बिल्डिंग हो और आपने पर्पस बिल्ट कॉलेज के लिए बनाई हो, पर्पस बिल्ट, अगर वहां से कॉलेज रिमूव कर देंगे तो आपको बहुत खर्चा करना पड़ेगा किसी और के इस्तेमाल में लाने के लिए। आपने कोई शादी हॉल बनाया हो, बाद में आपका काम ना चले, आपका मैं इसे घर करके बेच देता हूं, तो फिर आपको इसकी ऑल्टरेशन में बहुत खर्चा करना पड़ेगा। इसका मतलब समटाइम कस्टमाइजेशन की वजह से एंटिटी का अगर कस्टमर भाग जाए तो एंटिटी किसी और को वो हैंड ओवर नहीं कर सकती। अगर ऐसा मामला होगा तो ये क्या होगा? ओवर द टाइम। इसलिए दो तरह के घर होते हैं, एक होते हैं जो बने बनाए आप खरीदें, उन सबका नक्शा एक जैसा होता है, इसका मतलब यहां प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने अपने तरीके से बनवाया तो इसका मतलब कस्टमाइज्ड है, और कस्टमाइज्ड है तो उसका ऑल्टरनेटिव कोई नहीं है। तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाते हैं भाई जितनी मैं परफॉर्मेंस कर चुका हूं उतने पैसे आपको मुझे देने पड़ेंगे। अगर ऐसी कंडीशन हुई तो क्या होगा? ओवर द। अ कस्टमाइज्ड मशीनरी आ गया बड़ भाई। A customized machinery is being developed for a customer and contract specifically prevents the entity to direct transfer this machinery to किसी और को नहीं दे सकता। Also the customer has no right to terminate the, और customer contract terminate भी unless the entity fail to perform its, जब तक आपकी एंटिटी ही वो काम पूरा ना कर सके। कस्टमर टर्मिनेट नहीं कर सकता, आप किसी और को बेच नहीं सकते क्योंकि कस्टमाइज्ड है। तो फिर आप कहेंगे कि ऐसी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है? ओवर द टाइम। ओके हो गया। इस स्लाइड को अपने पास सेफ रखें, बुक में है ना? ठीक है, अब पास पेपर ओपन करने लगा। फिर वो कह रहे हैं ना जितनी मैं कंस्ट्रक्शन कर चुका हूँ उतने पैसे वो बंदा मुझे देगा, भी लिखवाया पीछे। आज वाली से तो कोई ताल्लुक नहीं है उसका जी, तो उसमें ऐसी कोई पॉइंट ही नहीं लिखा हुआ था। ये लिखा हुआ होगा, अभी मैं दिखाऊंगा आपको जी कस्टमाइज्ड है या नहीं। अभी देखिए, फिर नहीं, बिल्डिंग कस्टमाइज नहीं होती, वो ओपन होती है, डिस्टिंक्ट गुड होती है। ठीक है भाई, ऑटम 23 ओपन कर लें। ऑटम 23 भाई, इलेक्ट्रिशियन को बुलाए। ऑटम 23 जी भाई, रिक्वायरमेंट पढ़े जरा। Analyze whether the revenue should be recognized over time in each of the above contract in accordance with IFRS 15। चलें भाई, ओपन करें।
ध्यान से पढ़ें भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी ध्यान से पढ़ें, टेक योर टाइम। एग्जाम फोकस पॉइंट लिखें। परचेज कंसिडरेशन की एंटाइटलमेंट का, क्या कहा, एंटाइटलमेंट का रेवेन्यू रिकॉग्निशन से कोई ताल्लुक नहीं। क्या कहा, जैसे सुनिए, बैंक डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट, रिसीवेबल डेबिट, कितनी चीजें डेबिट होती हैं, इन तीनों का रेवेन्यू से कोई ताल्लुक नहीं है, इनका रेवेन्यू से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे ही परचेज कंसिडरेशन की एंटाइटलमेंट कब होती है, कब नहीं होती, इसका रेवेन्यू की रिकॉग्निशन से कोई ताल्लुक नहीं है। याद रहेगी बात। फर्स्ट पॉइंट पढ़े, आए जी पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू 3 इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। Alpha entered into a contract with Beta to provide administrative support services. What do you mean by administration? Office की running for a period of 1 year. These services encompass data entry, scheduling departmental meetings and task, and यानी ये सर्विसेज जैसे जैसे मिलती जाएंगी ऑफिस रन होता रहेगा। अगर ये रुक गई तो ऑफिस भी रुक गया। तो मुझे बताएं, क्या ये ऐसी सर्विसेज हैं कि जैसे जैसे प्रोवाइड होंगी वैसे वैसे रिसीव होंगी, और जैसे जैसे रिसीव होंगी वैसे वैसे कंज्यूम होंगी? ओके हो गया। 3 कंडीशन बताएं। पहली कंडीशन, कोई एक बच्चा पढ़े जी पढ़े। बस पहली कंडीशन मीट हो रही है। आगे जी, आगे चलें। कोई एसेट क्रिएट हुआ? एसेट नहीं क्रिएट हुआ। पहली कंडीशन मीट हुई। अच्छा, अब तीसरी पे है। जी भाई, क्या ये ऐसी सर्विस है जो कस्टमाइज्ड हो? नहीं। क्यों? कौन सी सर्विसेज है? एडमिनिस्ट्रेटिव। और हर ऑफिस की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है। शेड्यूलिंग हर ऑफिस में होती है, डाटा एंट्री हर ऑफिस में होती है। कोई कंडीशन मीट हो रही है? कौन सी? पहली। पढ़े क्या कह रहा है। अब आप तीनों कंडीशन लिख के उसे बताएंगे कि पहली कंडीशन मीट हो रही है, इसलिए ये पर्टिकुलर जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है ये पॉइंट इन टाइम रिकॉर्ड होनी चाहिए या इसका रेवेन्यू ओवर द टाइम। आप पढ़ें, अल्फा इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी पेमेंट। एंटाइटल्ड टू पेमेंट का ताल्लुक डेबिट से है, क्रेडिट से नहीं है। याद करें, अनकंडीशनल राइट है तो रिसीवेबल, कंडीशनल राइट है तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट, पैसा आ गया तो बैंक। इस तीनों चीजों का डेबिट से ताल्लुक है, और वो मुझे क्या कह रहा है, रेवेन्यू की बात कर रहा है, और रेवेन्यू का ताल्लुक क्रेडिट से है। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के पूरा करने पे या तो वो पॉइंट इन टाइम होगी या वो, तो पहली कंडीशन मीट हो रही है क्योंकि उसने कहा था कोई एक कंडीशन मीट हो जाए। अब बताएं, इस डील को अल्फा अपने रेवेन्यू में पॉइंट इन टाइम पर रिकॉर्ड करे साल के बाद या ओवर द टाइम? ओवर द टाइम। और इस कंडीशन का हमारी इस ट्रीटमेंट से कोई लिंक नहीं है।
अब सेकंड पढ़े, 3-3 नंबर का पार्ट है। सेकंड ध्यान से पढ़िएगा। वो उसके अलहदा ताल्लुक है, वो कहता है रेवेन्यू की रिकग्निशन बताएं कि पॉइंट इन टाइम करनी है या ओवर द टाइम। हमने ये नहीं बताना कि कब रिकॉर्ड करना है कब नहीं करना, हमने ये बताना है कि रेवेन्यू पॉइंट इन टाइम रिकॉर्ड होगा या ओवर द टाइम। क्लियर बेटा? ध्यान से पढ़िएगा। पढ़ूं? एक दफ़ा और पढ़ लें मेरे कहने पे, तीनों कंडीशन भी दोबारा पढ़ लें, फिंगर रखें तीनों कंडीशन, क्योंकि रिटेंशन पावर चाहिए इसके लिए। जितनी रिटेंशन पावर होगी उतना अच्छा प्रोड्यूस कर सकते हैं। पहला क्या है? जैसे जैसे काम होगा वैसे वैसे रिसीव होगा और इस्तेमाल होगा। दूसरा, जैसे जैसे काम होगा हम उसे कंट्रोल करेंगे, यही लिखा है, एंटिटी कंट्रोल करेगी। तीसरा, कस्टमर कंट्रोल करेगा। तीसरा, कस्टमाइज्ड आइटम है, अगर ये नहीं तो कोई नहीं, ये नहीं तो, और अगर कोई और होगा तो हैवी कॉस्ट इनकर करने के बाद होगा। यही पॉइंट है। और कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि अगर कस्टमर ब्रेक करेगा तो उस डेट तक जितना खर्चा हो चुका होगा, जितनी ऑब्लिगेशन पूरी हो चुकी होगी, कस्टमर एंटिटी को पे करेगा। यही बात है। गैमा इज डेवलपिंग अ रेजिडेंशियल हाउसिंग सोसाइटी comprising identical villas. Delta entered into a contract with Gamma to buy one of the, who is entity? Gamma. Who is customer? The control of the villa will be transferred to Delta once the entire society is complete. जैसे जैसे सोसाइटी बनेगी, जैसे जैसे विला बनेगा, क्या डेल्टा उसको रिसीव कर रहा है? कब रिसीव करेगा? वंस द एंटायर सोसाइटी इज, ना रिसीव कर रहा ना इस्तेमाल कर रहा, ना रिसीव कर रहा ना इस्तेमाल कर रहा। दूसरे पॉइंट पे आए, जैसे जैसे गैमा कंस्ट्रक्शन कर रहा, क्या कंट्रोल डेल्टा को मिल रहा? नहीं मिल रहा। आगे आए, द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली मेंशन दैट नो कस्टमाइज्ड मॉडिफिकेशन विल बी मेड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन बाय डेल्टा। के कहने पर कुछ ऐसी कस्टमाइजेशन नहीं होगी जो डेल्टा को रिस्ट्रिक्ट कर सके, गैमा को रिस्ट्रिक्ट कर सके कि फ्यूचर में किसी और को ना दे सके। ओके, Delta is required to make payment in proportion to the, और से सुनना, यहां ओवर द टाइम था, पैसा आखिर में मिलना था, यहां
पैसा रूटीन में मिल रहा है, लेकिन अभी तक मुझे ओवर द टाइम की स्मेल नहीं आई। तो फिर रूल आज ये भी एग्जाम फोकस पॉइंट बन गया। ओवर द टाइम में वन ऑफ पेमेंट हो सकती है, पॉइंट इन टाइम में सीरीज ऑफ पेमेंट हो सकती है। लिख लो। इसलिए मैं कह रहा था कंसिडरेशन के आने जाने का रेवेन्यू की रिकॉग्निशन से कोई ताल्लुक नहीं। लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओवर द टाइम की कंसिडरेशन, ओवर द टाइम की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के पैसे पॉइंट इन टाइम में मिल सकते हैं। ओवर द टाइम की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के पैसे, बोलिए, पॉइंट इन टाइम में मिल सकते हैं। और पॉइंट इन टाइम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के पैसे ओवर द टाइम मिल सकते हैं। तो फिर रूल क्या बना? पैसों के आने का रेवेन्यू की रिकॉग्निशन से कोई ताल्लुक नहीं है। आगे जी, इन केस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ बाय डेल्टा, अगर डेल्टा ने टर्मिनेट कर दिया, गैमा इज लायबल टू रिटर्न द अमाउंट पेड बाय वंस द विला इज सोल्ड टू। इसका मतलब कस्टमाइज नहीं है, किसी और को मैं बेच सकता हूं। हाँ, उससे जो पैसे लिए हुए होंगे वो मुझे वापस करने पड़ेंगे। इसका मतलब वो नॉन रिफंडेबल नहीं है, वो मेरा आया हुआ रेवेन्यू नहीं है। अब बताएं जी, जैसे जैसे गैमा कंस्ट्रक्शन कर रहा, वैसे वैसे डेल्टा रिसीव कर रहा, कंज्यूम कर रहा। जैसे जैसे गैमा काम कर रहा, वैसे वैसे डेल्टा को उसका कंट्रोल मिल रहा। क्या गैमा डेल्टा की कस्टमाइज मैपिंग पर प्रोडक्शन कर रहा? नो सर। तीनों क्या है? नो। एक भी यस आता ओवर द टाइम, अब ये पॉइंट इन टाइम। नीचे क्या कह रहा है? ओवर द टाइम करूं या ना करूं, कहेंगे तीनों में से कोई कंडीशन मीट नहीं हुई, इसलिए इसको ओवर द टाइम नहीं रिकॉर्ड कर सकते, इसके रेवेन्यू को पॉइंट इन टाइम रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है? तो भी ये भी क्लियर होना चाहिए कि स्टैंडर्ड की एक एक लाइन कीमती है। मेरा भोला कह रहा था हमने सारी स्लाइड पढ़ ली, अभी भी एक पॉइंट बाकी है, अभी भी एक पॉइंट बाकी है, वो आएगा तो 95 में से वो एक स्लाइड रहती होगी। टोटल कितनी स्लाइड्स दी आपको? 95। आओ जी, थर्ड पढ़ दें, ध्यान से पढ़ें थर्ड। टेक योर टाइम, जल्दी करें, जुमे का टाइम हो रहा है। ध्यान से पढ़ना, बस तीनों कंडीशन सामने रखो, खुद ही बात सामने आ जाएगी, अल्लाह ने चाहता। ध्यान से टेक योर टाइम। ETA entered into a with theta, who is entity, बल्कि विच कहना चाहिए क्योंकि एंटिटी जो है आर्टिफिशियल पर्सन होता है। विच इज एंटिटी? विच इज कस्टमर? थीटा। टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर फॉर थीटा, द सॉफ्टवेयर विल बी डिजाइन्ड स्पेसिफिकली टू मीट
theta's operation needs and will not be for any other customer. Customized आ गया, क्या आ गया? Customized आ गया. आगे, the contract states that theta will pay 50% of total contract price upfront, and upfront का मतलब down payment, advance payment, and the remaining 50% upon completion of. Theta does not have the right to terminate the contract unless eta fails to perform. पहली बात ये बताएं, ईटा एक कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हुआ, थीटा के लिए से क्या करेगा? डेवलप करेगा. याद करो IS 38 डेवलपमेंट टाइम मांगती है. क्या डेवलपमेंट के दौरान काम हो रहा होगा? क्या डेवलपमेंट के दौरान थीटा उसको रिसीव कर रहा होगा? नहीं कर सकता. डेवलपमेंट के प्रोसेस में तो अभी काम आया ही नहीं है, CWIP है, अभी तो वो यूजेबल कंडीशन और लोकेशन में है ही नहीं. इसका मतलब ना रिसीव कर रहा है ना कंज्यूम कर रहा है. सॉफ्टवेयर पूरा होगा तो इसको ट्रांसफर किया जाएगा, फिर ये यूज करेगा. नंबर 2, क्या डेवलपमेंट जब हो रही है तो काम हो रहा है? काम हो रहा है. कौन कर रहा है? ईटा. जब ये काम कर रहा है, अंडर डेवलपमेंट है, तो कंट्रोल किसका है? ईटा का है. तो पहली कंडीशन भी पूरी नहीं हुई, दूसरी भी नहीं हुई, तीसरी पे आ जाए. आराम से आराम से पढ़ें. तीसरी, शेख बच्ची पढ़ो. रुक जाए. एंटिटी एक ऐसा प्रोडक्ट या एक ऐसी सर्विस बना रही है जिसका ऑल्टरनेटिव यूज नहीं है, किसी और के लिए यूज नहीं हो सकता. इसका मतलब ऑल्टरनेटिव यूज नहीं है. आगे, शाबाश. क्या कह रहा है? अगर कहीं, ओ भाई, कॉन्ट्रैक्ट कहता है थीटा विल पे 50% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अपफ्रंट एंड द रिमेनिंग 50% ऑन. थीटा डज नॉट हैव द राइट टू. इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट. तो फिर ईटा के पास ये राइट है कि जितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का काम वो कर चुका होगा उतने पैसे उसे मिलेंगे. आगे, खत्म हो गया. 2 पॉइंट है. कस्टमाइज्ड हो जाए और टर्मिनेशन पे एंटिटी को पैसे मिले तो फिर हम ये कहेंगे कि ये ओवर द टाइम है. और यहां दोनों कंडीशन मीट हो रही हैं. टर्मिनेट ना करने की राइट ना होना, इसका मतलब है पैसे दिए बगैर छुटकारा. तो लिख लो, जब वो ये कहे ना कि टर्मिनेट नहीं कर सकता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सलाम दुआ बाकी रहेगी, मतलब ये पैसे देने पड़ेंगे. कौन टर्मिनेट नहीं कर सकता? थीटा. थीटा टर्मिनेट नहीं कर सकता, तो इसका मतलब पैसे देने पड़ेंगे उसे. अब बताएं, पहली कंडीशन मीट हुई, दूसरी मीट हुई, तीसरी मीट हुई. तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के अगेंस्ट जो रेवेन्यू आएगा वो ओवर द टाइम रिकॉर्ड होगा. और ये जो पेमेंट की सीरीज या इसका पैटर्न होता है, इसका रेवेन्यू रिकॉग्निशन से, अब ये रेवेन्यू होगा ओवर द टाइम. पेमेंट पॉइंट इन टाइम में आ सकती है, यहां रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा पॉइंट इन टाइम. पेमेंट सीरीज ऑफ पेमेंट्स में ओवर द टाइम आ सकती है. यहां क्या हुआ? जैसे जैसे सर्विस दी वैसे वैसे इस्तेमाल की, और जब सर्विस दे रहा है तो कंट्रोल मेरा ही है क्योंकि मेरे प्रेमिसेस में आके सर्विस दे रहा है. और तीसरी बात क्या थी? कस्टमाइज रूटीन नहीं होती. इसका मतलब है तीसरा पॉइंट जो है वो यहां एप्लीकेबल. यहां पहले 2 एप्लीकेबल हैं, इसलिए ओवर द टाइम. यहां तीनों एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए पॉइंट इन टाइम. यहां पहले 2 एप्लीकेबल नहीं है, तीसरा एप्लीकेबल है, ओवर द टाइम. कब आया था? कितने मार्क्स? 8 नंबर. ठीक है भाई. आओ बेटा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं.
क्वेश्चन 10 है, पेज हमारी बुकलेट का 226 है, स्प्रिंग 21 में आया था, 8 नंबर का क्वेश्चन है। ऑन जनवरी 21, और मेरा ईयर एंड कब है? 31/12/21, क्योंकि मेरा पहला क्वार्टर एंड हो रहा है 31/3/21 को, वो देखें, और दूसरा हो रहा है 30 जून 21 को। announced a new annual promotional package for its customer. The package comprises of a mobile phone. पैकेज यानी डब्बे में एक मोबाइल फ़ोन है, उस डब्बे में एक कार्ड पड़ा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है फुल ईयर अनलिमिटेड ऑन नेट कॉल्स, यानी अपने नेटवर्क पे जैस टू जैस, और 1000 मिनट पर मंथ अदर नेटवर्क्स पे दूंगा। तो डब्बे में 3 चीज़ें हैं, एक सेट है, एक उसमें ऑनलाइन कार्ड का पासवर्ड है, और एक उसमें अदर नेटवर्क्स के लिए एक्सेस है। पैकेज प्राइस मैंने दिया 11,550 पर क्वार्टर। अब कितनी ऑब्लिगेशंस है मेरे ऊपर? जी भाई, सीटी पर कितनी है? 3। एक पॉइंट इन टाइम है और 2 ओवर द टाइम है। पॉइंट इन टाइम को रेवेन्यू में कन्वर्ट कर दूंगा जिस दिन मोबाइल सेट हैंड ओवर करूंगा, और 3 महीने का जब ऑन नेट या अदर नेटवर्क सर्विस दे दूंगा तो उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लूंगा। और ये 11,550 पर क्वार्टर है, पेबल इन एडवांस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर। 11,550 में मैंने एक सेट दी है और 2 कॉल्स के पैकेज दिए हैं। द फोन वुड नॉट बी रिटर्न टू, एक क्वार्टर के बाद फ़ोन वापस नहीं आएगा, फ़ोन उसको गया तो गया। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रॉमिस प्रमोशनल अनाउंसमेंट, सीटी सोल्ड, 1 जनवरी को कितने पैकेज बेच दिए? 1000 बेचे हैं। बेस्ड ऑन द डाटा अवेलेबल विद सीटी, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट ईच कस्टमर वुड यूटिलाइज 10,000 मिनट ऑफ अदर नेटवर्क की टोटल क्वांटिटी कितनी है? 10,000। ठीक है, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट ईच कस्टमर वुड यूटिलाइज 10,000 मिनट्स ऑफ अदर नेटवर्क विद क्वार्टरली ब्रेकअप एज। ये क्या है? 10,000 की ब्रेकअप है, तो ये 10,000 क्या हुआ? पर एनम। क्या हुआ? पर एनम। करें जी जरा, कितने बनेंगे? 10,000 ही बनेंगे। ओके, अब ये है ब्रेकअप, इस हिसाब से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा किसका? अदर नेटवर्क्स का। और अपने में तो है ही अनलिमिटेड, इसलिए वहां पर मिनट्स वगैरह की डिटेल नहीं है। मोबाइल मार्केट में कितने का बिकता है स्टैंड अलोन? मंथली सब्सक्रिप्शन फॉर अनलिमिटेड ऑन नेट कॉल कितनी है? 500 पर मंथ है, 500 पर, और अदर नेटवर्क 1.5 पर मिनट। तो मोबाइल है नंबर ऑफ मोबाइल्स पर, ऑन नेट है नंबर ऑफ मंथ्स पर, अदर नेटवर्क्स हैं पर मिनट पर। तीनों की मेजरमेंट यूनिट डिफरेंट है। क्या कह रहा है? इफ बिल्स बिल्ड सेपरेटली, स्टैंड अलोन प्राइसेस तीनों की आ गई। सबसे पहले तीनों की स्टैंड अलोन प्राइस लिखवाएं। मोबाइल सेट की स्टैंड अलोन प्राइस जी 34,000, दूसरे की जी 500 पर मंथ। कितने मंथ है? 12। भाई 12 करना है। स्टैंड अलोन मोबाइल की 34,000। ऑन नेट कॉल्स 500 ज़रा 12। अब आ जाए अदर नेटवर्क, साल के कितने मिनट्स हैं? और 1 मिनट की कॉस्ट 1 पॉइंट, बोलें जी, ये साल का स्टैंड अलोन का टोटल है, बोलें जी 55,000। 55। अब एलोकेशन के लिए ज़रा लेकर आए, कितने में मैंने बेचा है भाई? कितने में मैंने बेचा है? 11,550 पर क्वार्टर। साल पे मल्टीप्लाई कर दो 4 क्वार्टर से, 46,200। अब आओ जी, 34,000 डिवाइडेड बाय 55,000 ज़रब 46,200। कैसे आया 46,200? यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ। 11,550 को किससे मल्टीप्लाई किया? 4 से। बोलें जी एलोकेशन। 28,560
आए जी 6,000 डिवाइडेड बाय 55,000 ज़रब 46,200, साल में इसका हिस्सा 50-40, 15,000 डिवाइडेड बाय 55,000 ज़रब 46,200, बोलें भाई 12,600 करें जी 46,200, 46,200 ओके हो गया ये 46,200। अब क्या कह रहा है, क्वार्टरली रेवेन्यू बताना है, क्वार्टरली रेवेन्यू। ये इनकी मोबाइल की प्राइस है, मोबाइल की प्राइस हर क्वार्टर में लिखो या सिर्फ पहले क्वार्टर में? सिर्फ पहले क्वार्टर में, दूसरे में इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होगा। ओके हो गया। अब आ जाए ऊपर रुपये लिख दीजिए। अब बताएं जी ऑन नेट कॉल्स कितने महीने हैं? ये 50-40 है साल का, तो 50-40 को डिवाइड कर दें 4 से, 1260 इधर और 1260 ही इधर, क्योंकि ये पर मंथ है। ओके हो गया। यहां जरा ध्यान से, ये 12,600 कितने का है? ये 10,000 का है। पहले क्वार्टर में बताएं, 2700 कर दें 3402। अब दूसरे के लिए आ जाए, 12,600 डिवाइडेड बाय 10,000, दूसरे महीने के अदर नेटवर्क मिनट्स 2000 करें जी 2520 2520। पढ़ें जी पहले क्वार्टर में एक पैकेज की रेवेन्यू, पहले क्वार्टर में एक पैकेज का रेवेन्यू 333 ये एक पैकेज है। तुमने कितने पैकेज बेचे? 1,000। पैकेज। दूसरे क्वार्टर में रेवेन्यू बताएं। 3780। यहाँ कम क्यों है? मोबाइल की रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होगी। पैकेज यहाँ पर भी 1,000 ही है। टोटल रेवेन्यू यहाँ कितना बना? 33.222 मिलियन। 3 0 लगा दूं इधर 3780 3780 कॉपी करें। मुश्किल तो नहीं लगा? 3780 3780 लो बेटा, बार बार प्रैक्टिस करनी है, इस स्टैंडर्ड को इग्नोर करके नहीं चलना।